फ्रेंड्स, दिस इज मी नीलम दानकी एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन सेक्शन। सो हम डिस्कस कर रहे थे सेकंड यूनिट दाब एवं वैज्ञानिक यंत्र। इससे पहले हमने इसका एक पार्ट डिस्कस किया है, उसमें हमने जाना दाब के बारे में, दाब की डेफिनेशन, दाब का फॉर्मूला, दाब का मात्रक और वायु दाब के बारे में, वायुमंडलीय दाब के बारे में और उसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में हमने जाना इससे पहले वीडियो में। अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और अपना चैप्टर डिस्कस कीजिए, ठीक है। अच्छे से कंप्लीट कीजिए, इसको रीड कीजिए, पढ़िए, सुनिए और अपने नोट्स भी बनाइए। तो आज इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे उत्प्लावन बल, प्लवन का सिद्धांत और आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। आपके जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट दाब एवं वैज्ञानिक यंत्र, इसी चैप्टर के ये टॉपिक है और इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। जो आज हम डिस्कस करेंगे ये इनमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक नंबर में पूछ ले जाता है कि प्लवन का सिद्धांत क्या होता है। ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे और उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। रटना नहीं है, प्रैक्टिकली फील करना है सभी चीजों को, तभी जाकर चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएगी। रटना नहीं है, ओके। तो हम सबसे पहले जानेंगे उत्प्लावन का सिद्धांत। उत्प्लावन का सिद्धांत क्या होता है? उत्प्लावन का बल, ठीक है। प्लवन का सिद्धांत एवं उत्प्लावन बल, ये क्या होता है? जैसे आपने क्या है कि आपने टब या पानी से भरी टब या बाल्टी में अगर कोई बर्तन डुबा के देखा होगा तो उसमें आपने फील किया होगा कि जो पानी है, पानी वस्तु को, बर्तन को ऊपर की ओर धकेलता है, यानी बाहर के वस्तु के विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो यह बल क्या है? यही बल है उत्प्लावन बल। देखिए, आप इन चीजों को प्रैक्टिकली फील कीजिए जब आप नहाओगे, ठीक है। तो जब आप नहाओगे तो जो पानी से भरी बाल्टी होगी उसमें आप कोई भी बर्तन, गिलास या लोटा डुबा के देखना, आप देखना कि वो आपको ऐसा लगेगा कि पानी ऊपर की ओर धकेल रहा है उसको, यानी जो वस्तु है वस्तु के विपरीत दिशा में बल लगा रहा है। तो वो किसके कारण होता है? वो होता है उत्प्लावन बल के कारण, कि वस्तु ऊपर की ओर खींचती है, ठीक है। खींचती है यानी मतलब जो पानी है ऊपर की ओर वस्तु पर बल लगाता है, इसी बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उत्प्लावन बल को समझाइए, ठीक है। इस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। मैंने उदाहरण दे दिया पानी और बाल्टी वाला, तो किस प्रकार लिखेंगे इसको कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु को, ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे इसको, जब किसी वस्तु को, वस्तु यानी गिलास या लोटा, ठीक है, गिलास मान लेते हैं कि जब किसी वस्तु को, वस्तु को पानी से भरी बाल्टी में, मान लेते हैं कि पानी से भरी बाल्टी में डुबोया जाता है, तो क्या होता है कि पानी डुबोया जाता है तो पानी वस्तु के विपरीत दिशा में बल लगाता है, ठीक है। कैसे लिखेंगे कि जो पानी होता है वस्तु के विपरीत दिशा में बल लगाता है। पानी वस्तु के विपरीत दिशा में बल लगाता है। विपरीत दिशा में बल लगाता है यानी जो पानी होता है, पानी वस्तु को बाहर की ऊपर की ओर धकेलता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम? ऊपर की ओर बल लगाता है, तो इस बल को हम कहेंगे उत्प्लावन बल। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि लिखना किस प्रकार है, ठीक है। जो मैं बोलती हूँ उस पर भी फोकस करना है और जो यहाँ पर लिखती हूँ उसको भी साथ के साथ नोट कर लेना है। तो जो उत्प्लावन बल होगा, आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा उत्प्लावन बल, ठीक है। तो वस्तु के विपरीत दिशा में बल लगाता है, इस बल को क्या कहते हैं? इस
बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल कहते हैं। देखिए आप इस चीज को आपने बहुत बार देखा होगा, आप इसको प्रैक्टिकली भी करके देखिए, ठीक है, कि उत्प्लावन बल क्या होता है। इसका उदाहरण कि जैसे एक पानी से भरी बाल्टी में अगर हम लोटा डुबाए तो पानी भार के वस्तु के विपरीत दिशा में बल लगाता है, यानी इसको ऊपर की ओर धकेलता है। तो ये क्या होता है, ये उत्प्लावन बल के कारण ही होता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा उत्प्लावन बल के बारे में। देखिए जो उत्प्लावन बल होता है, आप इसको पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे कि जो उत्प्लावन बल होता है, उत्प्लावन वस्तु के भार के विपरीत दिशा में बल लगाता है। भार के विपरीत दिशा में बल लगाता है। भार के विपरीत दिशा में बल लगाता है, ठीक है। ऐसा क्यों है, ऐसा भी एग्जांपल समझाया आपको। और इसमें आप एक चीज और देखेंगे कि जो उत्प्लावन बल होता है यह वस्तु के आकार एवं आकृति पर निर्भर करता है। ऐसा क्यों है, ऐसा भी बताऊंगी। यह है आकार, वस्तु के आकार, वस्तु के आकार व आकृति पर निर्भर करता है। आकृति पर निर्भर करता है। देखिए ऐसा क्यों है, ये लाइन क्यों लिखी गई है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। मैं पहले इसको लिखा है, अब मैं आपको एक बार उसको समझाऊंगी। देखिए जैसे कोई भी हम किसी भी पात्र में अगर हम क्या करते हैं कि समान भार की दो धातु की चीज लेते हैं। जैसे हमने एक कटोरी ले ली और एक लोहे का टुकड़ा ले लिया, दोनों का भार समान होगा। तो उनमें क्या होता है कि जो कटोरी होगी, धातु की कटोरी होगी, ये तो आंशिक रूप से पानी में तैरती रहेगी, ठीक है। और जो धातु का टुकड़ा होगा ये पानी में पूरी तरह डूब जाएगा, पूरी तरह भी डूब जाएगा। तो ये पानी में पूरी तरह डूब जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो कटोरी होगी, ठीक है, ये इसको विस्थापित कर देगी, पानी को विस्थापित कर देगी, इसलिए यह आंशिक रूप से डूबती रहेगी। लेकिन जो धातु का टुकड़ा है पानी को विस्थापित नहीं कर पाता, इतना पानी को विस्थापित नहीं कर पाता है, तो यह क्या होगा, यह पानी में डूब जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्लियर हुई होगी चीजें। एक बार और समझा देती हूँ आपको मैं, मौखिक लिखना आपको इस प्रकार है कि उत्प्लावन बल क्या होता है कि यदि हम किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो पानी वस्तु के भार के विपरीत दिशा में बल लगाता है। इस बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बढ़े हम, ये यहाँ तक देखे, और सारी चीजें हैं इसके और उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे अगर हम किसी लोहे की कील को पानी में डुबाए तो वह डूब जाएगी, लेकिन जो जल से भरे जो पानी के जहाज होते हैं वह पानी में नहीं डूबते हैं, क्योंकि जो कील होती है वह पानी को विस्थापित नहीं कर पाती है। लेकिन जो पानी का जहाज हो गया, अपनी छोटी आकृति होने के कारण, जैसे मैंने यहाँ पर आपको कटोरी का एक उदाहरण दिया, खोखली आकृति होने के कारण भी वह पानी में नहीं डूबते हैं, ठीक है। तो इससे लिंक करके मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ पानी के जहाज वाला, इस क्वेश्चन से उत्प्लावन बल से इसको लिंक्ड करके। ओके गाइस, तो इसलिए पानी के जहाज भी नहीं डूबते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट कर लीजिए। एक बार साइड को हो जाऊंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? अब मैं इसको रफ करती हूँ। अब हम आगे पढ़ते हैं पलवन का सिद्धांत, ठीक है। इसको रफ करके फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। हम जानते हैं पलवन के सिद्धांत के बारे में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पलवन का सिद्धांत बताइए, ठीक है। एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पलवन का सिद्धांत, देखिए आप जितने स्टूडेंट देख रहे होते हैं उतने ज्यादा लाइक आपके नहीं होते हैं, तो आप लाइक भी कीजिए वीडियो को, उससे हमें सपोर्ट मिलता है कि हाँ आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए, उसी से हम लोगों को क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है, ठीक है।
तो अपना काम भी आप करते रहिए। इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, वही चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और आपको यही चीजें नंबर देगी आपके एग्जाम में। ठीक है गाइस, देखिए जैसे कि क्या होता है कि जैसे साइंस सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट में 9 यूनिट है। ओके, 9 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट मैंने आपको डिस्कस करा दिया है। जो सेकंड यूनिट है, ये सेकंड वाली 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएगा। मान लीजिए इसमें से 3 क्वेश्चन आ गए आपके ऑब्जेक्टिव में, आ गए, लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसको इस टॉपिक से, दाब एवं वैज्ञानिक यंत्र से। वेट शॉर्ट में भी आ जाते हैं। मान लीजिए 3 नंबर इस चैप्टर से आ गए, 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ गए 3 नंबर के। जो थर्ड चैप्टर है, दो क्वेश्चन उससे आ गए, 5 क्वेश्चन जुड़ गए आपके। फोर्थ चैप्टर है, 1 क्वेश्चन उससे आ गया। फिफ्थ चैप्टर है, दो नंबर के क्वेश्चन उससे आ गए। तो ऐसे एक एक चैप्टर को करके आपके 25 मार्क्स टोटल बनते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपके लिए यह भी तो एक स्टेप ही है, यह भी तो एक सीढ़ी है, इसको भी आप लोगों को पार करते हुए जाना है। ठीक है, आप थर्ड सेमेस्टर में पास हो गए, फिर फोर्थ में हो गए, फिर आप टेट दे पाओगे, फिर आप टीचर बनोगे। ठीक है, इस प्रकार आपका प्रोसेस चलेगा। तो इसलिए ये चीजें भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात है अपने आप को मोटिवेट रखने की, सबसे अच्छी बात है अपने आप को मोटिवेट रखने की कि आप खुद से पूछे कि आप पढ़ते क्यों है। ठीक है, अगर आपको ये चीज का जवाब खुद से मिलेगा तभी आप मोटिवेट हो पाओगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे, सभी चीजों को समझना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, शिकायत रहती है कि हमसे पढ़ा नहीं जाता, क्या करे कैसे करे, तो आप अपने आप से पूछे कि आपको पढ़ना क्यों है। ठीक है, ये चीजें भी आप लोगों को क्यों पढ़नी है, तो आपको समझ में आएगा कि किस लिए पढ़नी है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पलवन का सिद्धांत। ठीक है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है ये सभी एक एक पॉइंट, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि मैंने इस टॉपिक से आपको छोड़ दिया है। बाकी जो होगा नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। पलवन का सिद्धांत यह बताता है कि वस्तु कब और कितनी तैरती है। ठीक है, पलवन का सिद्धांत, इसकी बहुत सारी डेफिनेशन, बहुत सारी चीजें दे रखी है, लेकिन इस टॉपिक को मैं आपके सिलेबस के हिसाब से डिस्कस कराऊंगी। ठीक है, तो पलवन का सिद्धांत लिखते हुए चलूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आए। पलवन का सिद्धांत यह बताता है कि ठंडी ज्यादा हो रही है। पलवन का सिद्धांत यह बताता है पलवन का सिद्धांत यह बताता है कि वस्तु कब और कितनी तैरती है। आप साथ के साथ नोट करते हुए चलिए इसको, ताकि चीजें आपको याद रहे और आप प्रैक्टिकली इस चीज को फील कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिकली फील कीजिए। आप इन चीजों को डेली में, अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में आप लोग इन चीजों को देखते हैं, इन चीजों का रीजन भी आपको पता होना चाहिए। अभी देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, इन चीजों से आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। पलवन का सिद्धांत यह बताता है कि वस्तु कब और क्यों डूबती है, कि वस्तु कब और क्यों डूबती है। ठीक है, क्यों डूबती है। तो इसकी देखिए 3 कंडीशन होती है, इसकी 3 कंडीशन होती है। हम पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे चीजों को और डायग्राम के द्वारा जानेंगे। उत्प्लावन का सिद्धांत आपने जाना, तो जैसे कि वस्तु का भार जितना अधिक होगा, वस्तु का भार जितना अधिक होगा अपेक्षाकृत उत्प्लावन बल के, तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। किस प्रकार, वस्तु का भार अगर अधिक होगा उत्प्लावन बल के, ठीक है, वस्तु का भार अधिक होगा और उत्प्लावन बल कम होगा। देखिए किस प्रकार, आप इसको प्रैक्टिकली फील कीजिए कि जैसे कोई वस्तु है। ठीक है, उत्प्लावन बल क्या होता है कि उत्प्लावन बल में पानी वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है। ठीक है, जो पानी होता है वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है, ऊपर की ओर उसको धकेलता है, ये उत्प्लावन बल होगा। देखिए अगर किसी वस्तु का भार होगा, कोई भी वस्तु है, मान लेते हैं इसमें इतना पानी भरा है। ठीक है, वस्तु होगी जो, ये हमारी वस्तु है, ठीक है, जो ये पानी होगा
ये उत्प्लावन बल होगा, यानी जो पानी होगा, पानी उत्प्लावन बल क्या होता है कि वस्तु के ऊपर की ओर दबाव डालता है। अगर वस्तु का भार अधिक है और पानी का भार कम है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वस्तु पानी में डूब जाएगी, क्योंकि वस्तु का भार अधिक है। जो चीज हावी होगी, जो चीज भारी होगी, वो चीज डूब जाएगी। ठीक है, उत्प्लावन बल कम हो गया, वस्तु का भार अधिक हो गया, तो वस्तु क्या होगी, वस्तु डूब जाएगी। तो इसका पहला सिद्धांत यही है कि वस्तु का भार अगर अधिक होगा, अब इसको प्रैक्टिकली फील कीजिए, रटना नहीं है आप लोगों को, कि वस्तु का भार अधिक होगा और उत्प्लावन बल कम होगा तो क्या होगी, वस्तु डूब जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा कि अगर वस्तु का भार बराबर होगा उत्प्लावन बल के, उत्प्लावन बल के। देखिए इसमें तीन कंडीशन होगी पलवन के सिद्धांत में। पलवन का सिद्धांत क्या बताएगा कि वस्तु कब और क्यों तैरेगी। ठीक है, अगर वस्तु का भार अधिक हुआ तो वस्तु डूब जाएगी, अगर वस्तु का भार हुआ उत्प्लावन बल के तो वस्तु होगी जो आंशिक रूप से डूबती हुई तैरेगी। जैसे यहाँ तक पानी है, ठीक है, यहाँ तक पानी है तो वस्तु बीच में आंशिक रूप से डूबती हुई तैरेगी, ना तो बिल्कुल नीचे होगी और ना बिल्कुल ऊपर होगी, तो ये इसमें यहाँ पर डूबती हुई तैरेगी। ठीक है, जो इसका थर्ड होगा, थर्ड में यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, उधर स्पेस नहीं बचा तो इधर लिख देती हूँ कि अगर वस्तु का भार कम हुआ, वस्तु का भार, ठीक है, कम का निशान मैंने एरो नीचे की ओर लगाया, वस्तु का भार कम हुआ उत्प्लावन बल के, उत्प्लावन बल के, तो क्या होगा, तो वस्तु क्या होगी, वस्तु आंशिक रूप से डूबती हुई तैरेगी। मान लेते हैं कि यहाँ तक इसमें पानी है तो वस्तु क्या होगी, ये वस्तु है, आधी नीचे होगी पानी में और आधी ऊपर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार डूबती हुई तैरेगी। तो ये आप लोगों को तीन कंडीशन इसमें याद रखनी है कि पलवन का सिद्धांत में, पलवन का सिद्धांत बताता है कि वस्तु कब और क्यों डूबती है। ठीक है, तीन कंडीशन होगी, अगर वस्तु का भार अधिक होगा, वस्तु का भार अधिक होगा, उत्प्लावन बल कम होगा, यानी पानी का प्रेशर ऊपर की ओर को कम होगा तो वस्तु डूब जाएगी। अगर वस्तु का भार उत्प्लावन भार के बराबर होगा तो वस्तु पानी में डूबती हुई तैरेगी। ठीक है, अगर वस्तु का भार कम होगा, उत्प्लावन भार अधिक होगा, ठीक है, उत्प्लावन बल अधिक होगा, यानी जो पानी का प्रेशर होगा, पानी वस्तु के ऊपर की ओर बल लगाएगा वो अधिक होगा, तो वस्तु क्या होगी, वस्तु पानी पर आंशिक रूप से डूबती हुई तैरेगी, यानी कुछ बाहर और कुछ पानी के अंदर। तो इस प्रकार पलवन का सिद्धांत आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसमें इतनी ही बात थी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा देती हूँ मैं। ओके गाइस, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया, मैं साइड को हट जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ओके, सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए भी चलेंगे और समझते हुए भी चलेंगे। ठीक है गाइस, ऐसा कुछ नहीं छोड़ेंगे जो आपके सिलेबस में हो और हम उसको छोड़ दे, सभी चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ओके, तो अब आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज, ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है, देखिए यह सिद्धांत क्या कहता है कि जब कोई वस्तु हम पानी में डुबोते हैं तो देखिए आपने फील किया होगा कि हमने कोई बॉल है, ठीक है, गेंद ले लेते हैं हम, या ईंट ले लेते हैं, गेंद ले लेते हैं, कि अगर उसको हम पानी में डुबाते हैं तो पानी का लेवल ऊपर की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, जितनी भार वस्तु का होगा उसके बराबर क्या होगा, पानी का लेवल ऊपर बढ़ जाएगा। आप लोगों ने फील किया होगा, करके भी देखना। ठीक है, जब आप सुबह नहाओगे तब आप करके देख लेना, इस चीज को प्रैक्टिकल फील करके देख लेना, तब आप लोगों को चीजें याद हो जाएगी कि हाँ हमने ये चीजें सीखी थी और ये चीजें इन कारणों से होती है। तो वो चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी कि कोई भी वस्तु अगर हम पानी में डुबाते हैं तो पानी का लेवल ऊपर उठ जाता है, और आपने महसूस किया होगा कि वस्तु का भार भी कम हो जाता है। ठीक है, अगर देखिए किसी मतलब पानी में अगर हम कोई ईंट डाले कि ऐसा रखे
पानी में, ठीक है, ये पानी के अंदर है और पानी के अंदर अगर ईंट को हम ऐसे रखे, हाथ में रखे, तो हमें हल्की लगेगी वस्तु, ठीक है, कम भार की वस्तु लगेगी अपेक्षाकृत जब बाहर थी, जब वस्तु बाहर थी। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यही कहता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत यही कहता है कि जब हम पानी में किसी वस्तु को या तो आंशिक रूप से डुबाए या पूर्ण रूप से डुबाए तो वस्तु के भार में कमी आ जाती है, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ आप लोग एक बार इस पर ध्यान दीजिए कि आर्किमिडीज का सिद्धांत यह कहता है कि अगर हम किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो क्या होता है कि वस्तु का भार कम हो जाता है। यह भार कम क्यों होता है कि जितना वस्तु का भार था उतना पानी का स्तर कम हो गया, ठीक है, पानी का स्तर बढ़ गया, तो उस पानी के बराबर, उस भार के बराबर दोनों का भार बराबर होगा, जो पानी का स्तर बढ़ा उसका भार और वस्तु का भार। ओके गाइस, सो अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। लिखने के बाद आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएगी, फिर हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि जब कोई आप भी साथ के साथ इसको नोट करते हुए चलिए। जब कोई वस्तु पानी में आंशिक रूप से या पूर्णतः जब कोई वस्तु पानी में आंशिक व पूर्णतः यहाँ पर पूर्णतः डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी आती है, भार में बोला गया है। यहाँ पर लाइन पर फोकस कीजिए कि वस्तु के भार में कमी आने लगती है, कमी आती है, ठीक है। यह कमी क्यों आती है? जो यह कमी कितनी होती है? यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए दर के बराबर होती है, ठीक है। अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि जब कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से जल में, ठीक है, जब कोई वस्तु पानी में आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी आती है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए दर के बराबर होती है, ठीक है, हटाए गए पानी के बराबर होती है। किस प्रकार कि देखिए, जैसे एक खाली बर्तन है कोई भी, ठीक है, इसमें यहाँ पर पानी भरा है, ये 5 है, ये 10 है और ये 15 है, ठीक है, इसमें यहाँ तक पानी भरा है। जब इस पात्र में हम कोई वस्तु डुबाते हैं, मान लिया हमने ये डुबो दिया इसमें, ठीक है, 5 यूनिट तक का कोई वस्तु डुबो दी हमने, तो इसका लेवल क्या होगा? इसका लेवल ऊपर उठ जाएगा, ये 5, 10, 15 और ये 20, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसा होता है तो है आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार होता है। फिजिक्स ने इस स्थिति को, इस विधि को, इस सिचुएशन को आर्किमिडीज का सिद्धांत नाम दिया है, ठीक है, कि अगर पानी का लेवल ऊपर हो जाता है तो यह जो पानी के भार, वस्तु के भार में कमी आएगी, तो वस्तु के भार में वस्तु जितना द्रव हटाएगी उतने वस्तु के भार में कमी आएगी। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। साइड को हो जाती है, आप इसको नोट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे का 1-2 पॉइंट रह गए आपके, उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे द्रव के बारे में, द्रव के दाब के बारे में, ठीक है गाइस। क्या आपका हो गया है स्क्रीनशॉट? तो चलिए अब मैं इसको रफ कर देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं द्रव का दाब। देखिए, दर में दाब का क्या प्रभाव पड़ता है उस चीज को हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए दर दाब, ठीक है, दर दाब लिख देते हैं हम
इस चीज को थोड़ा समझ लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन एक बार हम जब आपके सिलेबस में है तो इसको हम समझते हुए यहाँ पर चलेंगे कि जो द्रव होता है, द्रव चारों दिशाओं में दबाव डालता है। किस प्रकार समझेंगे इसे? मान लेते हैं कोई बर्तन है पानी का, ठीक है, आप अपने घर करके देखना इसको कि एक छेद हमने इसमें यहाँ फोड़ दिया, एक छेद इसमें यहाँ पर फोड़ दिया, तो देखिए जब पानी निकलेगा तो दोनों तरफ से बराबर मात्रा में पानी निकलेगा, ठीक है, इधर से भी बराबर मात्रा में पानी निकलेगा, दूसरी साइड से भी बराबर मात्रा में पानी निकलेगा। तो यह द्रव के सिद्धांत के का मतलब द्रव का ही है सिद्धांत है, द्रव के दाब का ही, कि अगर वस्तु में छेद फोड़े तो क्या है कि द्रव होगा, द्रव चारों दिशाओं में समान रूप से दबाव डालेगा। और एक चीज और है इसके बारे में कि देखिए जितना मतलब द्रव गहराई की और ज्यादा प्रेशर डालता है। देखिए अगर हम ये पानी से भरा है, ठीक है, ये पानी से भरा है, आप पानी की बोतल भर के उसमें प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि अगर हम ऊपर की ओर छेद फोड़े तो ऐसे मतलब ज्यादा कम प्रेशर से पानी निकलेगा, अगर हम जितना नीचे को छेद फोड़े तो और ज्यादा आगे तक प्रेशर डालेगा, अगर हम और ज्यादा छेद फोड़े उसमें तो इस प्रकार पानी प्रेशर करेगा, ठीक है। आप टैप वगैरह में या पाइप वगैरह में देख सकते हैं, अगर हम उसको जैसे समरसेबल वाला पाइप होता है, अगर हम उसको ऐसे नॉर्मली छोड़ दें तो वो मतलब कम प्रेशर से पानी निकलेगा, अगर हम उसको थोड़ा टाइट कर दे तो और दूर जा करके निकलेगा। तो मतलब इस प्रकार आप प्रैक्टिकली इन चीजों को फील कर सकते हैं, ठीक है। द्रव के दाब के बारे में आप लोगों को समझ में आया। अब ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, ठीक है, इससे आगे कुछ बचे हैं जैसे वैज्ञानिक यंत्र के बारे में, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी रह गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी दूंगी, आप उसका आंसर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ओके गाइज। और आज का आपके लिए सवाल है कि जो मतलब पानी में लोहे के टुकड़े डूब जाते हैं लेकिन लोहे से बने जहाज क्यों नहीं डूबते? आप इसका आंसर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, एक एक स्टूडेंट बताइएगा। जो आज की वीडियो देखेगा वही इस चीजों को समझ पाएगा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ओके। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों ने क्या समझा इस चैप्टर से। अगर नहीं समझ में आया तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस क्वेश्चन का आंसर, ओके गाइज। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय।